अगर आपने आगे के एपिसोड नहीं पढ़े हैं तो पहले उसे पढ़ ले, तो ही आपको ये एपिसोड अच्छे से समझ में आएगा। रिपोर्टर को जवाब देने के बाद कार्तिक भी गाड़ी में बैठ जाता है। वो वहाँ से निकल जाता है और यहाँ ये सब कुछ होता देखकर अपने आप को कुछ भी ना करता पाकर अजय को खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कार्तिक सक्सेना के ऊपर भी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अजय उन डिवोर्स के पेपर्स को वहाँ पर फेंक देता है और गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। करण और वरुण सृष्टि के पापा को घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सृष्टि के पापा मना कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं बस यहाँ पर अपनी बेटी का घर टूटते हुए नहीं देख सकता था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस कैसे भी करके मेरी बेटी का घर बस जाए। एक छोड़ी हुई औरत की ज़िंदगी क्या होती है मैं समझ सकता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बच्ची उस दर्द से गुजरे। भोलेनाथ ने मेरी बेटी के घर को टूटने से बचा लिया। अब मैं सीधा काशी जाना चाहता हूँ, अपने महादेव को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सृष्टि के पापा काशी के लिए निकल जाते हैं। फिर करण और वरुण भी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई था जो सबके वहाँ से जाने के बाद आता है और अजय के फेंके हुए उन डिवोर्स के पेपर्स को उठा लेता है। उन पेपर्स को अपने हाथों की मुट्ठी में जकड़ते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता कार्तिक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तलाक हर हाल में होना था। इतना बोलकर वो इंसान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कार्तिक की गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी और सृष्टि बार बार चलती गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इसलिए कार्तिक ने बहुत ही कसकर सृष्टि का हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे सृष्टि को दर्द होने लगा था। सृष्टि गुस्से में कार्तिक को बोलती है, गाड़ी रोको, अभी के अभी गाड़ी रोको। मुझे अपने पापा के पास जाना है। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। मुझे अपने पापा के घर जाना है। प्लीज़ गाड़ी रोको। कार्तिक अपने गाड़ी का एक बटन दबाता है, जिससे गाड़ी का पार्टीशन ऑन हो जाता है। गाड़ी के दो हिस्से बंट जाते हैं, जिससे आगे बैठे हुए आदमी पीछे क्या हो रहा है नहीं देख सकता। फिर कार्तिक ने एक ही झटके में सृष्टि को अपनी गोद में बैठा लेता है। कार्तिक ने ये सब कुछ इतनी जल्दी में किया कि सृष्टि कार्तिक की हरकत को देखकर अवाक रह गई। सृष्टि कार्तिक की गोद से उठने की बार बार कोशिश करने लगी। कार्तिक को खुद से दूर धकेलने लगी, लेकिन कार्तिक की पकड़ सृष्टि की कमर पर बढ़ती ही जा रही थी। उसने सृष्टि की कमर को कस कर पकड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ सृष्टि की कमर को जकड़े हुए थे। कार्तिक अपना मुंह सृष्टि के गर्दन के पास ले जाता है। अपने गर्म सांसें सृष्टि के गर्दन पर छोड़ते हुए बहुत ही मदहोशी के साथ कहता है, पिछले 6 महीने से अपने पापा के पास ही थी। मन नहीं भरा? अभी भी तुम्हें अपने पापा के घर ही जाना है? अपने पापा का मोह छोड़ दो, अपने पति का मोह लगा लो। कार्तिक की इस हरकत को देखकर सृष्टि सिहरने लगती है। सृष्टि अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करते हुए अपनी अटकती हुई जुबान से बोलती है, पति? कौन सा पति? जिसने आज तक मुझे एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा वो पति? या फिर वो पति जिसने अपनी शो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के कहने पर मेरा मंगलसूत्र मुझसे छीन लिया था, वो पति? ये सब कुछ बोलने के बाद सृष्टि की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सृष्टि के आंसू कार्तिक की गर्दन पर गिरने लगती है, जिससे कार्तिक अपना चेहरा सृष्टि के चेहरे के सामने करता है। वो देखता है कि सृष्टि की आंखों से आंसू बह रहे थे। कार्तिक ने अपने दोनों हाथों से सृष्टि के चेहरे को थाम लेता है। उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपने सिर को सृष्टि के सिर से जोड़ते हुए कहता है, मैं मानता हूँ मैंने बहुत सी गलतियाँ की है और अपनी हर एक गलती के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ। जो प्यार, जो सम्मान आज तक मैं तुम्हें नहीं दिया, वो सब कुछ तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुमने आज तक कार्तिक का प्यार नहीं देखा, अब तुम कार्तिक का जुनून, कार्तिक की मोहब्बत, कार्तिक की सनक सब कुछ देखोगी। और रही बात तुम्हारे मंगलसूत्र छीनने की, तो मैं तुमसे तुम्हारा मंगलसूत्र छीना ज़रूर था, लेकिन किसी को दिया तो नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा है और उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारा मंगलसूत्र किसी और को दे भी नहीं सकता। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि कहती है, 3 साल के
3 साल के जख्म है इस दिल पर, इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं है। आप नहीं जानते इन 3 सालों में मैंने क्या क्या झेला है। इसके लिए मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी और ना ही आपके साथ उस घर में रहूँगी। कार्तिक कुछ बोल पाता है उससे पहले ही गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर बोलता है सर घर आ गया। कार्तिक गाड़ी से उतरता है। सृष्टि का हाथ पकड़कर सृष्टि को गाड़ी से बाहर निकालता है और सृष्टि अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बोल रही थी मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना और इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। छोड़िए मेरा हाथ छोड़िए। कार्तिक सृष्टि की बातों से इरिटेट होते हुए उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और अंदर ले जाने लगता है। सृष्टि बार बार बोल रही थी मुझे नीचे उतारिए। ये क्या कर रहे हैं आप मुझे बार बार क्यों उठा लेते हैं, नीचे उतारिए मुझे। सृष्टि अपने नाजुक हाथों से कार्तिक की पीठ पर मारने लगती है, लेकिन उसकी मार कार्तिक को फूल की मार जैसी लग रही थी। कार्तिक को कोई असर नहीं हो रहा था और वैसे भी उसकी मस्कुलर बॉडी पर सृष्टि के नाजुक हाथों का क्या ही असर होगा। और जब कार्तिक सृष्टि को अंदर लेकर जा रहा था तो गार्डन में जो माली काम कर रहे थे वो सब कार्तिक को हैरानी से देख रहे थे। और जब कार्तिक घर के अंदर जाता है तो घर में जितने भी सर्वेंट थे वो बस अपना मुंह फाड़े कार्तिक को ही देख रहे थे। सृष्टि घर के अंदर आते ही चिल्लाती है पापा जी मम्मी जी प्लीज़ मुझे बचाइए, लेकिन घर में कोई नहीं था जो सृष्टि की पुकार को सुन सके। सृष्टि फिर से चिल्लाती है। सुनंदा आंटी जो कि किचन में काम कर रही थी सृष्टि की आवाज़ को सुनकर डर जाती है। एकदम से भागकर बाहर आती है और देखती है कि कार्तिक ने सृष्टि को कंधे पर उठा रखा है। सुनंदा को लगता है शायद कार्तिक सृष्टि को सजा देने के लिए इस तरह से उठाकर ले जा रहा है। सुनंदा एकदम से कार्तिक के आगे जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। कार्तिक बाबा प्लीज़ सृष्टि को छोड़ दीजिए, अगर उससे कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, छोड़ दीजिए सृष्टि को। वैसे भी इसने बहुत कुछ सहा है इस घर में सिर्फ आपके लिए। सुनंदा आंटी की बात को सुनकर कार्तिक को कोई हैरानी नहीं होती और ना ही सुनंदा आंटी की किसी बात का उसे बुरा लगता है। कार्तिक बस अपनी सीरियस आवाज़ में बोलता है सुनंदा आंटी हट जाओ मेरे आगे से। जो मैंने अब तक गलतियां की है मैं बस उन गलतियों को सुधारने जा रहा हूँ। कार्तिक की बात सुनकर सुनंदा की आंखें बड़ी हो जाती है। उसने हैरानी से उसे देखा। कार्तिक उनके साइड से होते हुए सृष्टि को लेकर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। सृष्टि बस चिल्लाते रह जाती है, लेकिन तभी सुनंदा को एक बात याद आई कि सृष्टि ने इस वक्त घूंघट नहीं लिया है और कार्तिक ने उसे अपने कंधे पर उठा रखा है। वो उसे अपने कमरे में ले जा रहा है, जबकि कार्तिक तो अपने कमरे में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता, तो वो क्यों खुद सृष्टि को अपने कमरे में ले जा रहा है। और फिर सुनंदा आंटी को कार्तिक की कही हुई बात याद आई और उन बातों को समझकर सुनंदा आंटी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुनंदा आंटी दूर से ही जाते हुए कार्तिक सृष्टि की बधाइयाँ लेती हैं, हाथ जोड़कर ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। कार्तिक सृष्टि को कमरे में ले जाकर सीधा बेड पर रख देता है। इससे पहले कि वो उस पर आता सृष्टि एकदम से बेड से उठती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और सृष्टि बेड पर ही बेहोश हो जाती है। सृष्टि वापस बेड पर गिर जाती है। कार्तिक जल्दी से सृष्टि के पास आता है। सृष्टि के गालों को थपथपाते हुए कहता है क्या हुआ जान, क्या हुआ तुम्हें। वो घबरा जाता है और अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी ही देर में उसके कमरे का डोर नॉक होता है। कार्तिक दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक लेडी डॉक्टर थी। कार्तिक डॉक्टर को अंदर बुलाता है और कहता है प्लीज़ चेक माय वाइफ। अचानक से वो बेहोश हो गई। डॉक्टर सृष्टि के पास आती है, उसे चेक करती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर कार्तिक के सामने थी। कार्तिक डॉक्टर से पूछता है कैसी है वो, क्या हुआ जो ऐसे इस तरह से बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कार्तिक को जवाब मिस्टर सक्सेना, आपकी वाइफ पिछले कुछ समय से खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वीक है। लगभग 10 से 12 घंटे से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए वो बेहोश हो गए हैं। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, 2-3 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा।
तो पहले उन्हें खाना खिलाकर उसके बाद ये दवाई देनी है। कार्तिक डॉक्टर से दवाई ले लेता है। डॉक्टर चली जाती है। दवाई लेने के बाद कार्तिक बेड पर सोई हुई सृष्टि को देखता है और उसके पास आकर उसके माथे पर किस करता है। फिर उसके गालों पर किस करते हुए बोलता है, तुम आराम करो, मुझे एक बहुत ही काम निपटाना है। बस थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ, बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इतना कहकर वो अपने कमरे से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद वो वृद्धाश्रम के सामने खड़ा था। जगदीश जी अपने बेटे को अपने सामने देखकर पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? कार्तिक ने कहा, आपको घर ले जाने आया हूँ। जगदीश जी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, घर? कौन सा घर जिसमें आधी रात को मेरी बेटी को घर से निकाल दिया है? तुम उस घर की बात कर रहे हो या फिर वो घर जिस घर में मेरी बेटी आज तक जिल्लत की ज़िंदगी जीती आई? तुम उस घर की बात कर रहे हो। कभी तुम्हारी माँ तो कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी बच्चे के पीछे पड़े रहते थे। मुझे उस घर में नहीं जाना। उस घर के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं। मर गया मैं अपने परिवार के लिए। अपने पिता की बातें कार्तिक के दिल पर खंजर का काम कर रही थी, लेकिन फिर भी कार्तिक अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने पापा से कहा, मैं आपकी इस बेटी को घर वापस लेकर आया हूँ। मैं अब आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद उस घर में सृष्टि के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। उसे उसके सारे अधिकार दिए जाएंगे मेरे पत्नी होने का। मैं अपनी पत्नी होने के सारे अधिकार सृष्टि को देने के लिए तैयार हूँ। कार्तिक बहुत ही सीरियस आवाज़ में आगे कहता है, सृष्टि इस वक्त सक्सेना विला में है। अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो तो आप मेरे साथ चलिए। कार्तिक की आवाज़ सुनकर जगदीश जी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। सृष्टि का ख्याल करते हुए कार्तिक से कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। कार्तिक बस एक टक से अपने पिता को देख रहा था। कार्तिक के पिता कहते हैं, आज से सृष्टि उस घर में तुम्हारी पत्नी के अधिकार से रहेगी। तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड आज के बाद घर में नहीं दिखनी चाहिए। मेरी बेटी को उसका पूरा हक मिलना चाहिए। कार्तिक ने बिना किसी भाव के कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, ऐसा ही होगा। और जगदीश जी कार्तिक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर सृष्टि होश में आ गई थी। सृष्टि जब आंखें खोलती है तो देखती है कि इस वक्त वो कार्तिक के कमरे में है। सृष्टि जल्दी से बेड से उठती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक था। सृष्टि बहुत कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। सृष्टि को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसने एक दो लात भी दरवाजे पर मार दी। गुस्से में कहती है, ये नीली आंखों वाला शैतान, इसने मुझे अपने कमरे में बंद करके चला गया। सृष्टि फिर से मुंह फुलाकर बेड पर बैठ जाती है। ये कार्तिक का कमरा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। कार्तिक के बेड के पीछे कार्तिक की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। कार्तिक का कमरा ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन का था। पिछले 3 सालों से सृष्टि इस कमरे में हर रोज़ आती थी, वो भी कार्तिक के गैर मौजूदगी में कमरे की सफाई करने, क्योंकि कार्तिक को अपने कमरे में किसी का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन आज वो खुद सृष्टि को इस कमरे में लेकर आया था। सृष्टि गुस्से में बेड पर बैठी हुई थी। उसका ध्यान सामने ड्रेसिंग टेबल पर जाती है। वहां रखे अपने मंगलसूत्र को देखकर वो खड़ी हो जाती है। वो उस टेबल के पास पहुंचकर मंगलसूत्र को अपने हाथों में लेती है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। सृष्टि ने अपने मंगलसूत्र को देखते हुए गुस्से में बोलती है, बहुत कुछ झेला है मैंने, लेकिन अब नहीं, अब सबका हिसाब होगा। बहुत शौक है ना तुम्हें अनामिका बजाज मेरी जगह लेने का, मिसेस कार्तिक सक्सेना बनने का। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। ये मंगलसूत्र अपने पति के हाथों से पूरी दुनिया के सामने पहनूंगी। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। कुछ देर के बाद जब कार्तिक अपने कमरे में आता है तो सृष्टि उसे कहीं दिखाई नहीं देती। कार्तिक पूरे कमरे में उसे ढूंढता है। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। सृष्टि बाहर निकलती है। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को समेट कर
आगे की तरफ लाते हुए कमर पर बांध लिया था, जिसमें सृष्टि की पतली और गोरी कमर साड़ी में से बाहर झांक रही थी। कार्तिक सृष्टि को कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र उसके कमर पर चली जाती है। कार्तिक बोलते बोलते रुक जाता है। सृष्टि देखती है कि कार्तिक कुछ बोलने वाला था लेकिन अब चुप हो गया। उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़र उसके कमर पर थी। सृष्टि अपनी साड़ी के पल्लू को एकदम सही करती है और उसकी कमर को छुपा लेती है। सृष्टि को इस तरह से कमर को छुपाता हुआ देखकर कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कार्तिक बेशर्मों की तरह कहता है, नहीं नहीं, मुझसे छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं बीबी। बेशबी, अब तुम्हारा सब कुछ मेरा ही है और आज रात तो मैं इसे हासिल कर ही लूँगा। सृष्टि ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। इतनी ही तड़प है तो जाइए अपनी गर्लफ्रेंड अनामिका के पास। मेरे पास आने की गलती से सोचना भी नहीं। मुझ पर आपका कोई हक नहीं। मुझ पर आपने अपना हक बहुत पहले खो दिया था। सृष्टि की बात सुनकर कार्तिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और आंखें बंद कर ली। फिर एक झटके में अपनी आंखें खोलता है और सृष्टि को उसकी कमर से पकड़कर खुद से चिपका लेता है। कार्तिक की नीली आंखें इस वक्त लाल थी, जिसे देखकर सृष्टि अंदर ही अंदर डर गई थी, लेकिन उसने अपने डर को बाहर नहीं आने दिया। कार्तिक ने गुस्से में अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, कार्तिक ने अपना हक मांगना नहीं सीखा, छीनना सीखा है। मैं अपना हक अच्छे से जानता हूँ। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और ये मैं बहुत ही जल्द तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। कार्तिक की पकड़ सृष्टि की नाजुक से कमर पर कसती जा रही थी। उसे दर्द हो रहा था। कार्तिक सृष्टि की होठों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सृष्टि की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। जब कार्तिक और सृष्टि के होठों के बीच ना के बराबर फासला रह गया था, तब सृष्टि ने अचानक से कार्तिक के होठों पर अपना हाथ रख दिया। आप मेरे करीब नहीं आ सकते, सृष्टि ने कहा। तो कार्तिक ने बिना कोई जवाब दिए सृष्टि के हाथों को अपने होठों से हटा दिया और उसकी कमर की तरफ हाथ को मोड़ दिया। वापस उस पर झुकने लगा। सृष्टि पीछे की तरफ झुके जा रही थी। जैसे ही कार्तिक सृष्टि की होठों को छूने ही वाला था कि सृष्टि ने एकदम से कहा। सृष्टि बोलने लगती है, देखिए वो मुझे वो। कार्तिक सृष्टि के बेहद करीब था। सृष्टि की धड़कन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। कार्तिक एक स्माइल करके सृष्टि को छोड़ देता है। कार्तिक ने सृष्टि को देखते हुए कहा, एक हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास खुद को तैयार करने के लिए। 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। इसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी। सृष्टि एकदम से बोलती है, देखिए मैं आपसे प्यार नहीं करती। 6 दिन, ये क्या बात हुई? 5 दिन, आप मेरी मर्जी जाने बिना ऐसे कैसे फैसला ले सकते हैं? 4 दिन, जितना तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगी वाइफ, इतना ही मैं टाइम कम करता जाऊंगा। और अगर तुमने अब एक शब्द भी कहा तो सिर्फ तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम रहेगा। सृष्टि अपनी खूबसूरत सी आंखें बड़ी करते हुए चुप हो जाती है। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।